हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी इविल लैम्प्स एट तीथ के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसी जाबाज लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों केटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वो फर्दर स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। दोनों आपस में बात करते हैं कि इस बहाने वो न्यूयॉर्क भी घूम लेंगी और वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेंगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने के लिए कैटी के अंकल जेसन वहाँ पर आते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि अंकल जेसन एक डिटेक्टिव हैं, लेकिन फिलहाल वो छुट्टी पर हैं। जब वो दोनों जेसन के घर पहुँचती हैं तो वहाँ पर जेसन की गर्लफ्रेंड जेमा मिलती है जो उन्हें देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद नैन्सी अपना नाम हैदर और अपनी दोस्त केटी के नाम रिया रखने को कहती है। फिर जेसन उन्हें एक बस स्टॉप पर ले जाता है जहाँ से उन दोनों को बस मिलने वाली होती है, लेकिन बस अभी तक वहाँ पर नहीं आई हुई थी, इसलिए जेसन भी उनके साथ बस का इंतजार करने लगता है। तो केटी उनसे कहती है कि तुम अब चले जाओ, मैं वहाँ पर जाने के बाद मैसेज कर दूंगी। जिस बात पर जेसन उन्हें कोड वर्ड यूज करने के लिए कहता है जिससे कि वो समझ सके वो दोनों सेफ हैं। तो केटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड को यूज करूंगी, लेकिन जेसन उनसे कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अलग अल्फाबेट के वर्ड्स को यूज करना है ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को यूज ना कर सके। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं। तभी वहाँ पर केटी को दो लड़के मिलते हैं जिनका नाम जेड और लूकस होता है। जब वो दोनों केटी और नैन्सी से उनका नाम पूछते हैं तब वो दोनों अपना नाम हैदर और रिया बताती हैं। जिसके बाद लूकस और जेड उन्हें लिफ्ट के लिए ऑफर करता है और कहते हैं हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे, लेकिन कैटी इस चीज के लिए मना कर देती है। तो नैन्सी उसे किसी तरह से समझाती है और वो दोनों ही उनके साथ चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उन्हें फार्म न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और उन्हें फार्म चलने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर जेड और लूकस की मॉम आ जाती हैं जो उन्हें चाय पीने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि इसके बाद ये दोनों तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों चाय पीती हैं तभी केटी के पास उसका अंकल का मैसेज आता है, तो वो उन्हें कोड वर्ड में रिप्लाई कर देती है जिससे उन्हें ये कंफर्म हो जाए कि वो दोनों ठीक हैं। तभी मदर उन्हें खाने के लिए कुछ देती है जिसे खाते ही उन्हें नशा सा होने लगता है क्योंकि उसमें ड्रग्स मिला हुआ होता है, जिससे वो दोनों ही समझ जाती हैं कि उन्हें किडनैप किया गया है और अब उनके साथ बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके बेहोश होने के बाद जेड और लूकस उन्हें वापस घर में ले आते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो दोनों को होश आता है तो खुद को जंगल में बंधा हुआ पाती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ पर जेड आ जाता है जो उन्हें बताता है कि तुम लोग ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो केटी को उसका फोन दिखाता है और उससे पूछता है कि जेसन नाम के एक आदमी ने तुम्हें मैसेज किया है, लेकिन पिछली बार रिप्लाई में तुमने उसे एप्पल लिखकर भेजा था। तो केटी उससे बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद बोरिस जेसन के टेक्स्ट का रिप्लाई करता है जिसमें उसने लिखा होता है कि सब कुछ ठीक है और कोड वर्ड के लिए उसने एप्पल भी लिखा होता है। इसके बाद वो केटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होती हैं और उसके पास जाकर हेल्प मांगती हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लूकस के साथ मिला हुआ है। ये जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। फिर केटी और नैन्सी लूकस को समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दो, तुम चाहो तो पैसे भी ले सकते हो। लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उन्हें एक कंटेनर में बाहर से बंद करके चला जाता है। जिसके बाद हम उसी पुलिस ऑफिसर एंड्रू को केटी के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसने केटी के साथ जबरदस्ती की है। दूसरी ओर हम अंकल जेसन को देखते हैं जो अपना फोन ढूंढ रहा होता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जेमा फोन के बारे में बताती है और साथ ही कहती है कि उसको केटी का मैसेज मिला था और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जेसन टेक्स्ट में एप्पल वर्ड देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि उसने एक ही कोड वर्ड को 2 बार यूज किया था। हालांकि इस दौरान जेमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जेसन उसकी बातों से एग्री नहीं करता है। दूसरी ओर वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक बहरूपिया वेश वाले आदमी को भेजते हैं जो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है, लेकिन जब नैन्सी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे सिगरेट से जला देता है, जिससे उसकी चीख सुनकर बाहर बैठी केटी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ उन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि जानवर की तरह चिल्ला रहा होता है। तो उसकी आवाज सुनकर जेड और लूकस उन दोनों को पकड़कर उन्हें नकाब पहना देते हैं। फिर जब वो आदमी वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि उसने पिग का मास्क पहना हुआ है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। केटी और नैन्सी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तब वो नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ रेप करता है।
इसके बाद जब वो पिग मास्क वाला आदमी वहाँ से चला जाता है तो केटी नैन्सी के पास पहुँचती है। इस दौरान वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिससे वो जोर जोर से रो रही है। दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पर उसे ऑफिसर एंड्रू मिलता है। जेसन उससे केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो FBI में डिटेक्टिव है, जिस पर ऑफिसर एंड्रू उन दोनों का पता लगाने का वादा करता है। इसके बाद हम बोरिस को देखते हैं जो लूकास और जेड के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि FBI उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन्हें ठिकाने लगाना होगा और शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर उनके जिस्म का सौदा करते हैं। उन दोनों की ये सारी बातें वहाँ पर छिपी हुई केटी भी सुन लेती है। फिर हम जेसन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर केटी और नैन्सी को जेड और लूकास मिले थे। जब वो रेस्टोरेंट के ओनर से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है तो वो उन्हें बोरिस की गाड़ी के बारे में भी बताता है। वह अगले दिन केटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस नशेड़ी आदमी को कहते हैं कि हम दोनों जल्दी वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना कि कहीं यहाँ से भाग ना जाएं। उनके वहाँ से जाते ही केटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उससे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। अब जैसे ही केटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो केटी जोर से उसके गले पर काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियों खोलकर वहाँ पर छुप जाती हैं और जब वो पुलिस वाला एंड्रू वहाँ पर पहुँचता है तो वो दोनों छुपके से उसी की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीब सा सामान खरीदती हैं, जैसे हथौड़े, बहुत सारी कीलें, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर उसे बोरिस का घर का पता मिल जाता है। यहाँ पे बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ पर केटी और नैन्सी आती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल से बंधा पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन केटी और नैन्सी को तो बस अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे। वहीं घर के अंदर केटी और नैन्सी बोरिस से उस पिग मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा देती हैं। बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जेसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वो बाहर जाता है तब तक केटी और नैन्सी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। फिर जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिसमैन एंड्रू से दोबारा केटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जेसन केटी को कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि केटी का फोन उस पुलिसमैन एंड्रू के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिसमैन एंड्रू उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर केटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर उसके पास पहुंचती है तो वो नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी केटी पीछे से उस पर बेसबॉल से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर जाती हैं और वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती हैं। वहीं जेसन को उस पुलिस वाले ने कैद करके रखा था। कुछ देर बाद वो दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है और जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे छुपके से केटी और नैन्सी वहाँ आकर बेसबॉल से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। और जब वो होश में आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी केटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में केटी उसे फाइनल शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद केटी और नैन्सी वहाँ मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से फ्री करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती हैं और खुद वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों लड़कियां जेसन की रस्सियां खोलकर उसे बताती हैं कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा था। यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ आ जाती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि केटी और नैन्सी ही हैं। वहीं हम जेड और लूकास की मॉम को देखते हैं जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ केटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में कुर्सी से बांध के रखा होता है। उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध के रखा था। यहाँ पर केटी और नैन्सी जेड को उसकी मॉम की आंखों के सामने ही बेसबॉल मारकर नीचे गिरा देती हैं और फिर दोनों बेसबॉल बैट से मारते हुए उसे जान से मार देती हैं।
जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो उसकी मॉम को लूकस के पास लेकर जाती है, जहाँ वो लूकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसके मॉम को उसे मारने के लिए कहती हैं और उससे धमकाती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके लूकस के हाथ में पकड़ा देती हैं, जिससे कि पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में लड़कर मर गए हैं। इसके बाद उनकी मॉम केटी और नैन्सी को कहती हैं कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर केटी और नैन्सी बहुत हंसती हैं और फिर केटी एक कटिंग मशीन से उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। अब कुछ दिनों बाद जेसन केटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि केटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जेसन के साथ जा रही थी और फाइनली वो न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।